नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी के राय। आज हम बात करेंगे कि कोरोना की दूसरी वेव पहली वेव से अधिक खतरनाक कैसे है और कैसे यह 45 साल से कम के कुछ लोगों में हैप्पी हाइपोक्सिया जैसे घातक लक्षणों के द्वारा उनके लिए जानलेवा तक सिद्ध हो रही है। दूसरी वेव पहली वेव से न सिर्फ अधिक खतरनाक है बल्कि अधिक तेजी से फैल भी रही है और यह कम एज के लोगों को अधिक प्रभावित कर रही है, क्योंकि पहली वेव में जहां औसत आयु मरीजों की 50 वर्ष थी, वहीं दूसरी वेव में औसत आयु 49 वर्ष हो गई है। इसका मतलब कि कम आयु के लोग भी इस वेव से प्रभावित हो रहे हैं। पहली वेव में मरीजों को जहां बुखार, खांसी, थकान, सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट में परिवर्तन, जैसे कि उनका सूंघने की क्षमता और स्वाद की क्षमता कम हो जाती है, वहीं दूसरी वेव में कुछ नए सिम्टम्स भी आ गए हैं जो अधिक खतरनाक हैं और कभी कभी तो वो जानलेवा तक सिद्ध हो रहे हैं। दूसरी वेव में वायरल लोड भी अधिक है। कम उम्र के स्वस्थ दिखने वाले लोगों पर इसका प्रभाव भी दिख रहा है। सांस का फूलना शुरुआती लक्षणों में है, छाती में भारीपन, सांस में दिक्कत और ऑक्सीजन सेचुरेशन का कम होना, फेफड़े का खराब हो जाना और मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसे गंभीर लक्षण भी दिख रहे हैं। कुछ 45 साल से कम के मरीजों में हैप्पी हाइपोक्सिया देखने को मिलता है, अर्थात मरीज इसमें हैप्पीली अपना कार्य कर रहा होता है, उसे सांस की कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब ऑक्सीजन सेचुरेशन देखा जाता है तो उसका 70 से 80% तक आता है। उसका फेफड़ा भी प्रभावित हो चुका होता है, अचानक उसे तकलीफ होती है और अस्पताल पहुंचते पहुंचते कई बार मरीज दम भी तोड़ देता है। इसीलिए इसे साइलेंट हाइपोक्सिया भी कहते हैं। इसलिए अब कोरोना के मैनेजमेंट में RT-PCR के साथ ही SpO2 लेवल को भी ध्यान में रखा जा रहा है और हर मरीज का SpO2 लेवल को भी चेक किया जा रहा है ताकि हैप्पी हाइपोक्सिया जैसे लक्षणों के कारण मरीज की जान को बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त अन्य लक्षण भी होते हैं, जैसे मरीज को भूख कम लगना, उल्टी होना, जी मिचलाना, पेट में दर्द होना और लैट्रिन पतली होना, ये भी देखने को मिल रहा है। उसी तरह से सेकेंड वेव में अचानक सुनाई देना कम हो जाना, कानों में घंटी बजना, ये भी शिकायत मरीजों में मिल रही है। मरीज अधिक कमजोरी महसूस करता है और थकान सा महसूस करता है, ये शुरुआती लक्षणों में आता है। कभी कभी मरीज अपने आँख में लालिमा की कंप्लेन लेकर के आता है, उसके आंखों से पानी आता है और आंखों में खुजलाहट भी महसूस होती है और ऐसा केवल एक ही आंख में देखने को मिलता है। मरीज के मुंह सूखने की भी दिक्कत आती है। कभी कभी वो कहता है कि जीभ का रंग बदल गया है, तो मुंह में छाले पड़ गए हैं और खाने में तकलीफ हो रही है। कुछ मरीज हेडेक की कंप्लेन लेकर के आते हैं, जो कि पेन किलर से भी सबसाइड नहीं हो रहा है। कुछ मरीजों में हाथ और पैरों में रैशेज भी देखने को मिलते हैं। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आप में है तो आपको तत्काल डॉक्टर से संपर्क करके RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए और CT वैल्यू के अनुसार मरीज की सीरियसनेस को जान करके होम आइसोलेशन या हॉस्पिटलाइजेशन डॉक्टर के एडवाइस पे जो भी रिक्वायर्ड हो उसको तुरंत शुरू करना चाहिए। CT वैल्यू के द्वारा और CT स्कोर के द्वारा हम खुद भी मरीज की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए हमने RT-PCR, CT वैल्यू एंड CT स्कोर पे एक अलग वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे देख करके आप खुद से भी मरीज की सीरियसनेस का अंदाज़ा CT वैल्यू और CT स्कोर के द्वारा लगा सकते हैं। अब यदि CT वैल्यू अधिक है तो इसका मतलब कि मरीज को माइल्ड सिम्टम है और CT वैल्यू कम है, इसका मतलब कि मरीज को अधिक सीरियस बीमारी है। तो यदि मरीज को माइल्ड सिम्टम्स हैं तो उसको घर पे ही होम आइसोलेशन में ट्रीट किया जा सकता है। इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो हमें करना होगा वो डाइट में प्रोटीन रिच डाइट लेना होगा, जिसमें प्रोटीन जैसे फल, हरी सब्जी, पनीर, दाल, अंडे आदि ले सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम या CRF की प्रॉब्लम है तो आप उसके अनुरूप डाइट ले सकते हैं। अदरवाइज आपको नॉर्मल डाइट लेना है, पानी खूब सारा पीना है, बशर्ते कि आपको किसी और डिजीज में ऐसा अधिक पानी पीने से मना न किया गया हो। उसके बाद से हम दवाइयों पे आते हैं। डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे ही दवाइयाँ लेनी है और डॉक्टर के सुपरविजन में ही दवाइयाँ खानी है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। सामान्यतः हम लोग बुखार के लिए PCM 650 देते हैं। यदि आपका बुखार 100 से ऊपर है तो PCM 650 ले सकते हैं।
यदि 102 से ऊपर बुखार जाता है तो कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं और हर 6 घंटे पे बुखार जरूर चेक करिए। इसके बाद मरीज को SpO2 हर 6 घंटे पे चेक करना जरूरी होता है। यदि SpO2 94 से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 94 से नीचे आने पर ऑक्सीजन सपोर्ट या मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए आपको। इसके बाद हमें जो तीसरी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है वो हाइड्रेशन लेवल, क्योंकि लूज मोशन की प्रॉब्लम अगर होती है तो मरीज डिहाइड्रेट हो जाता है, इसलिए मरीज का मुंह ना सूखे, इसलिए उसकी जीभ चेक करने से पता चल जाता है कि मरीज का हाइड्रेशन लेवल कम तो नहीं हुआ है, और इसलिए पानी खूब सारा पीना चाहिए। उसके बाद से जो अगला होता है कि आपको एंटीबायोटिक लेना है या नहीं, ये डॉक्टर अगर आपको एडवाइज करते हैं। यूजुअली हम लोग एजिथ्रोमाइसिन या आइवरमेक्टिन या डॉक्सीसाइक्लिन एडवाइज करते हैं। और उसके बाद यदि मरीज का ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल ज़्यादा कम होता है तो फिर स्टीरॉयड भी शुरू करते हैं। मेड्राल या डेक्सोना यूजुअली हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो भी दवाइयाँ लेनी है वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे ही लेनी है अपना, क्योंकि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, इसलिए जनरल कोई भी ट्रीटमेंट किसी एडवाइस सोशल मीडिया एडवाइस पे नहीं लेनी है। उसके बाद से आपको अपना माइंडसेट ठीक रखना है। माइंडसेट मतलब कि अपना स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़े। इसके लिए आप चाहें तो योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, अपने पड़ोसी अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो प्रोनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपको न सिर्फ स्ट्रेस को कम करने में हेल्प मिलेगी बल्कि ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल भी इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। प्रोनिंग के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।